दयालु रिक्शा वाला। अमुक शहर में पारस नाम का एक रिक्शा वाला था। वह रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालता था। वह बहुत ही आलसी और सुस्त था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, अजी सोते ही रहोगे या काम पर भी जाओगे? हाँ हाँ जाता हूँ, मेरे बिना कौन सा पूरा शहर रुका हुआ है। यह कहकर वह रिक्शा लेकर बाहर निकल पड़ा और उसने रिक्शा स्टैंड पर अपना रिक्शा खड़ा कर दिया। लेकिन वह हमेशा की तरह अपने रिक्शे पर सोया ही रहता और अगर कोई सवारी आती तो, अरे भैया बाजार तक चलोगे? नहीं नहीं, रिक्शा खाली नहीं है। अरे मगर खाली ही तो है। तुम देख नहीं रहे, मैं इसमें सो रहा हूँ, जाओ कोई दूसरा रिक्शा देख लो। ऐसा कहकर वह काफी सवारियों को भगा देता और एक आध को ही लेकर चलता। लेकिन अपनी इस आदत के अलावा वह एक अच्छे दिल का इंसान भी था। अगर वह किसी को घायल या किसी को बीमार अवस्था में देखता तो उसे तुरंत रिक्शा में बिठाकर हॉस्पिटल लेके जाता। उस समय वह इतनी तेज रिक्शा चलाता कि मानो रिक्शा उड़ रहा हो। एक दिन जब वो रिक्शा स्टैंड पर बैठा हुआ था, तभी अचानक चौराहे पर एक कार और एक जीप की टक्कर हो गई। कार वाला आदमी काफी घायल हो गया था। पारस भागकर अपना रिक्शा लेकर गया और उसने तुरंत उस आदमी को अपने रिक्शे में बिठाकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। तभी डॉक्टर ने बाहर आकर पूछा, हमें इसके लिए खून चाहिए, आप मेरा खून ले लीजिए। और पारस ने अपना खून देकर उस आदमी की जान बचाई और चुपचाप वहां से अपना रिक्शा लेकर चला गया। काफी दिन बीत गए। वह अपनी आदत अनुसार रिक्शा स्टैंड पर सोया हुआ था। तभी एक बड़ी गाड़ी आकर उसके पास रुकी। उसमें से एक आदमी उसके पास आया। अरे रिक्शे वाले भैया उठो, रिक्शा खाली नहीं है, जाओ यहाँ से। भैया मुझे तुम्हारा रिक्शा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हें लेकर जाना है, सेठ जी ने तुम्हें याद किया है। अरे कौन से सेठ जी भाई, तुम चलो तो सही। पारस उसके साथ बैठकर चला गया। जब वह सेठ जी के पास पहुंचा तो उसने देखा यह वही आदमी है जिसकी उसने जान बचाई थी। भैया तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम मुझे समय पर हॉस्पिटल न पहुंचाते तो शायद मैं आज जीवित न होता। मैं तुम्हें खुशी से इनाम देना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं सेठ जी, यह तो मेरा कर्तव्य है। नहीं, अगर तुम यह रख लोगे तो मुझे खुशी होगी। सेठ जी ने उसे एक नई टैक्सी इनाम में दी और पारस ने टैक्सी चलाना शुरू कर दिया। लेकिन वह लोगों की मदद हमेशा करता रहा। इसीलिए कहते हैं, अच्छे काम का फल अच्छा ही मिलता है। एक गांव में बिस्तु नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास घर के नाम पर एक बांस की बनी झोपड़ी थी। वो जंगल से बांस काट काट कर लाता और शहर में जाकर एक फर्नीचर बनाने वाली फैक्ट्री में बेच दिया करता था। एक दिन जब वो शहर से गांव बांस बेच कर आ रहा था, तभी उसने बस में दो लोगों को बात करते हुए सुना कि सरकार लोगों को अपना काम खोलने के लिए लोन दे रही है। वो अगले दिन सीधा गांव के बैंक में गया और उसने वहां पर बैंक मैनेजर से कहा, सर मैंने सुना है कि सरकार लोगों को अपना काम खोलने के लिए लोन दे रही है। मैं बांस के बहुत अच्छे फर्नीचर बनाना जानता हूँ, क्या मुझे लोन मिल सकता है? हाँ हाँ जरूर मिल सकता है, सरकार की सारी सुविधाएं आप लोगों के लिए ही तो है। आप एक काम करो, ये फॉर्म भरवा लो और जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर दो। बिस्तु गांव के मुखिया से जाकर वो फॉर्म भरवा देता है और गांव का मुखिया उसका लोन लेने में पूरी मदद करता है। बैंक से लोन लेकर बिस्तु अपने घर के पास ही फर्नीचर बनाने का काम शुरू कर देता है। वो बड़ी ही मेहनत से जंगल से बांस काट कर लाता और अच्छा अच्छा फर्नीचर बनाता था। लेकिन उसके हाथ के बनाए फर्नीचर की लागत शहर में मशीन से बनाए फर्नीचर से बहुत ज़्यादा थी। इसकी वजह से उसका फर्नीचर बहुत कम बिक रहा था। ये देखकर वो बहुत परेशान हो गया। बैंक का लोन चुकाने की चिंता उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। एक दिन जब इसी चिंता में डूबा हुआ वो जंगल से बांस काट कर आ रहा था, तभी उसने किसी जानवर के रोने की आवाज़ सुनी। उसने नदी किनारे जाकर देखा
तो एक कुत्ते का छोटा सा पिल्ला दलदल में फंसा हुआ था। बिस्तु ने तुरंत एक बांस आगे किया और उस कुत्ते के पिल्ले को बाहर निकाल दिया। जैसे ही वो पिल्ला दलदल से बाहर आया तो बिस्तु देखकर हैरान हो गया। वो पिल्ला तुरंत एक देव में बदल चुका था, जो देव सोने की तरह चमक रहा था। बिस्तु ने उन देव को प्रणाम किया। बिस्तु को हैरान देखकर उस देव ने उससे कहा, हे वत्स, मैं एक श्राप से श्रापित था। तुमने मुझे इस श्राप से मुक्त किया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जिस बांस से तुमने मुझे निकाला है, ये बांस तुम्हारा बहुत फायदा कराएगा। जाओ वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर वो देव वहाँ से गायब हो जाते हैं और बिस्तु उस बांस को अपने गट्ठर में दोबारा बांधकर अपने घर आ जाता है और उस गट्ठर को अपनी फैक्ट्री में रखकर मन ही मन सोचने लगता है, न जाने क्या आशीर्वाद दिया है उस देव ने। ये भला बांस मेरा क्या फायदा करेगा। मेरे पास तो ऐसे बांस बहुत सारे जमा हैं। यही सोचता सोचता बिस्तु सो जाता है, लेकिन वो सुबह उठकर अपनी फैक्ट्री को देखकर हैरान हो जाता है। उसकी पूरी फैक्ट्री और घर सोने की तरह चमक रहा था। वो फैक्ट्री के अंदर जाकर देखता है तो उसका पूरा फर्नीचर सोने का बन चुका था। लगता है ये देव का ही चमत्कार है। क्यों ना मैं सारा फर्नीचर जाकर शहर जाकर बेचूं। ये गोल्डन कलर देखकर तो शहर में मेरा फर्नीचर हाथों हाथ बिक जाएगा। वो जैसे ही अपना फर्नीचर लादकर शहर पहुंचा, तभी अचानक एक सुनार की नजर उसके फर्नीचर पर पड़ी। अरे भाया, ये सोना कहाँ लेकर जा रहे हो? इधर लाओ इधर। क्या कहा, सोना? हाँ भाया, ये सोना है, सोना। और वो सुनार उससे सारा सोना खरीद लेता है। बिस्तु को बहुत पैसे मिलते हैं और अब सोने के बांस के घर की वजह से बिस्तु की किस्मत चमक चुकी थी। बिस्तु ने उस देव का धन्यवाद किया और अपने परिवार के साथ सुखी सुखी रहने लगा। लालची वड़ा पाव वाला। भोलापुर गांव में राजू नाम का वड़ा पाव बेचने का एक व्यापारी रहता था। उसकी बीवी वड़ा बनाती थी और वो उसमें पाव डालकर बेचता था। उसका काम अच्छा नहीं चल रहा था। जो भी ग्राहक एक बार उसके पास आता, वो दोबारा नहीं आता था। यह देखकर एक दिन राजू ने अपनी बीवी से कहा, मुझे अब समझ में आया कि मेरा धंधा क्यों नहीं चल रहा है। तुम्हें वड़ा बनाना आता ही नहीं है। ये क्या कह रहे हो जी? मैं तो वड़ा ठीक से ही बनाती हूँ। अरे क्या ठीक से बनाती हो? अगर बढ़िया बनाती तो बिकते ना। मुझे एक उपाय सूझा है। याद है वो उमा बहन जिनके घर हम गए थे? उन्होंने कितने अच्छे वड़ा पाव बनाए थे। क्या बढ़िया स्वाद था। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उन्हें यहाँ बुला लें। इससे उनका भी फायदा हो जाएगा और हमारा भी काम बन जाएगा। बेचारी बहुत मुसीबत में है। राजू गांव गया और उमा बहन से मिला। फिर उसे उसने सारी बातें समझाई। यह सुनकर उमा बहन ने कहा, मैं तो कब से अपने काम को लेकर बहुत परेशान थी। तुम भगवान की तरह आ गए। जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। इसके बाद उमा बहन राजू के ठेले पर वड़ा पाव बनाने लगी। उसके बनाए हुए वड़ा पाव इतने स्वादिष्ट होते थे कि वहाँ पर लोगों की लाइन लग गई। कुछ ही दिनों में उनका धंधा अच्छी तरह चल पड़ा और काफ़ी पैसे भी आने लगे। राजू मुनाफे का आधा हिस्सा उमा बहन को दिया करता था। यह देखकर राजू की बीवी के मन में ईर्ष्या जागने लगी। एक दिन राजू की बीवी ने राजू से कहा, मैं सोच रही थी एक पकवान बनाने के सिवा ये और क्या करती है। सारा काम तो आपका जमाया हुआ है। पूरा मुनाफा आधा ही उसे दे देते हो। ये ठीक नहीं। तो तुम ही बताओ ना कि हम क्या करें। उसकी देखा देखी मैंने भी सब कुछ सीख लिया है। मुझ पे भरोसा कीजिए, बिल्कुल उसी की तरह बनाऊंगी। अपना घर देख उसकी चिंता छोड़ो। दूसरे दिन राजू ने उमा बहन को अपने काम में हिस्सेदारी देने से मना कर दिया और उन्हें कहा कि अब मैं अकेले ही काम संभाल लूँगा। अब हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर उमा बहन ने कहा,
तुम्हें जो ठीक लगता है करो भैया, पर एक बात जान लो कि खाने के धंधे में स्वाद ही सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है और मेरे पकवान खाने से धंधा अच्छा चल रहा है। अरे तुम तो लालची हो गई हो। तुम समझती हो तुम्हारी वजह से मेरा काम चल रहा है। मैंने तुम्हें काम दिया और अब मैं ही तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ। जाओ यहाँ से। उमा बहन दुखी होकर वहाँ से चली गई। उसने अपने बचाए हुए पैसों से अपना ही अलग ठेला लगा लिया। उसके बच्चों ने उसे नया ठेला लगाने में मदद की। उमा की मेहनत सफल हुई और उसका काम चल निकला। उसे जमींदार के बेटे की शादी में वड़ा पाव बनाने का ऑर्डर मिला और राजू का धंधा लालच की वजह से। सीख, हमें लालच नहीं करना चाहिए। डोसा चिकन। शमशाबाद गांव में एक बहुत मशहूर चिकन डोसे वाले का ढाबा था। गांव के सभी लोगों को चिकन डोसा बहुत पसंद था। आसपास के गांव से भी लोग उस डोसे को खाने आते थे। चिकन डोसे वाले के ढाबे के सामने ही राजेश नाम का एक आदमी रहता था। राजेश कुंडली और भाग्य को बहुत मानता था और हर रोज अपनी कुंडली देखने के बाद ही कोई काम करता था। एक दिन, ओहो, आज तो मेरा दिन अच्छा नहीं लगता। कुंडली के मुताबिक तो आज मेरा किसी से झगड़ा होगा शायद, और शायद मार भी खानी पड़े। राजेश की बात सुनकर उसकी बीवी कमला वहाँ आती है। अरे कमला, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? आप घर से ही काम कर लीजिए। अपने मालिक को कह दीजिए कि आपकी तबीयत खराब है, इसलिए काम करने नहीं आ सकते। हाँ, ये तुमने ठीक कहा, मैं ऐसा ही करता हूँ। और वैसे भी मैंने काफ़ी दिनों से छुट्टी नहीं ली है। मैं अपने मालिक को बोलकर छुट्टी ले लेता हूँ। राजेश अपने ऑफिस में मालिक को फ़ोन करता है और बीमार होने का बहाना बनाकर आराम से घर पर सो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद, आज तो आप घर पर ही हैं। मैं ज़रा अपने मायके हो आती हूँ। बड़े दिनों से अपनी बहन से नहीं मिली। आप रात को खाना बना लीजिएगा। बैलों को भी चारा देना मत भूलना। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। राजेश सारा दिन सोता ही रहता है और कमला के बताए कामों को भूल जाता है। जैसे ही शाम होती है, राजेश को बहुत तेज भूख लगती है और वो सामने से चिकन डोसे की खुशबू आती देखकर उससे रहा नहीं जाता। ओह, वैसे भी अब कितना ही दिन बचा है। एक डोसा खाकर आता हूँ, वहाँ कौन झगड़ा करेगा मुझसे। राजेश तुरंत चिकन डोसे वाले के ढाबे पर जाता है और स्वाद में एक दो नहीं बल्कि 5 डोसे खा जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसका मालिक आ जाता है और राजेश को डोसा खाता देखकर गुस्सा हो जाता है। अरे राजेश, ये क्या? तुम तो बीमार थे भाई, फोन पर तो खांस रहे थे और यहाँ डोसे खा रहे हो। अरे सर, वो। तभी वहाँ ढाबे का मालिक आता है और कहता है, अरे भाई साहब, काहे के बीमार? 5 डोसे खा गए हैं और भाई साहब आप डोसे खाए हैं 5, पैसे दे रहे हो 3 के। अरे घबरा क्यों रहे हो यार, पहले ही दिमाग खराब है। मेरे पास इतने ही पैसे अभी सामने घर से लाकर देता हूँ। इस बात को लेकर ढाबे वाले और राजेश के बीच में बहुत बहसा बहसी होती है और उसका मालिक भी उसको बहुत बुरा भला कहता है। राजेश किसी तरह उनसे लड़ झगड़ कर घर वापस आता है। राजेश जैसे ही घर वापस आता है और उसे याद आता है कि बैलों को तो खाना भी देना था, और जैसे ही चारा लेकर बैलों के पास जाता है, बैल भूख के मारे गुस्से होकर उसको मार देते हैं और राजेश दूर जाकर गिर जाता है। तभी उसकी बीवी वहां आ जाती है और राजेश बड़े दुखी होकर कहता है, देखो, मैंने कहा था ना, आज का मेरा दिन ही खराब है कमला।